जब जीत होगी इलेक्शन की तो रथ यात्रा के दौरान एलके आडवाणी और नरेंद्र मोदी को बॉम्ब ब्लास्ट में मारने की प्लानिंग थी। जब अमित शाह अरेस्ट किए गए तो पूरे भारत में भूचाल आ गया। 2 पुलिस ऑफिसर्स की कॉल रिकॉर्डिंग लीक हो जाती है, जिसमें पता चला कि अगर कांग्रेस का एफिडेविट सबमिट हो जाता है तो एक लॉयर को हाई कोर्ट का जज बना दिया जाएगा। कांग्रेस ने बड़े चालाकी से उस पेज को ही साफ कर दिया जिसमें लश्कर ए तैयबा के मेंबर इशरत जहां का नाम था। नारियल में एक्सप्लोजिव भरकर सीएम नरेंद्र मोदी को मारने के लिए आ रहे थे। इनकाउंटर में मारे गए एक आतंकवादी के पेट से एक लेटर मिलता है जिसने पूरे भारत में हड़कंप मचा दिया था। बात ये थी कि बिहार के पटना में एक जगह पड़ती है काघोल, जहां मोहम्मद शमीम रजा और शमीम कौशर के घर एक लड़की इशरत जहां का जन्म हुआ। बट इशरत के पिता का काम अच्छा नहीं चल रहा था, तो उनको किसी ने कहा, एडवाइस दी कि आपको मुंबई शिफ्ट हो जाना चाहिए और वहां पर आपका काम अच्छा चलेगा। मोहम्मद शमीम रजा अपनी फैमिली के साथ मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। ये वही इशरत जहां है जिसके कारण पूरे भारत में भूचाल आ गया और पूरी पॉलिटिक्स बदल कर रख दी। मुंबई में आकर इनका काम तो अच्छा चलने लगा, इशरत की माँ भी काम करने लगी, सब कुछ अच्छा था। बट इनके फादर की ब्रेन डेथ से मौत हो जाती है और उस टाइम इशरत जहां 17 साल की थी, पढ़ाई कर रही थी। बट फादर की डेथ के बाद उन्होंने पढ़ाई को रोक दिया और फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए उसी टाइम पर 15 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। साथ में कढ़ाई वगैरह का काम भी करती थी, जहां से घर खर्च वगैरह हो जाता था। लेकिन 2004 में इशरत की फ्रेंड का भाई राशिद वो इशरत के घर जाता है और इशरत की मदर से कहता है कि मेरा एक फ्रेंड है जो जावेद है, वो परफ्यूम का काम करता है और उसे एक सेल गर्ल की जरूरत है और कब तक इशरत जो है 700 रुपए में ट्यूशन वगैरह पढ़ाएगी। यहाँ वो ये भी कहता है कि यहाँ 3000 रुपए दिए जाएंगे इशरत को अगर वो काम करती है। तो पहले तो उसकी माँ राजी नहीं होती, लेकिन जब 3000 रुपए सुनती है तो उनकी माँ जो है राजी हो जाती है। लेकिन वो ये कहती है कि एक बार वो जावेद से मिलेगी। अब जावेद से मिलने के लिए इशरत और इशरत की माँ ऑटो से जावेद से मिलने उसकी जगह पर पहुंच जाती हैं। वहां पर मिलती हैं तो जावेद कहता है कि जो इशरत के पिताजी थे उनके साथ भी मैंने काम किया है। जब वो ये कहता है तो इशरत की माँ रेडी हो जाती हैं जो है इशरत से वहां पर काम करवाने के लिए। जब वो निकलने वाली होती है तो जावेद एक चीज और मेंशन करता है कि काम के सिलसिले में अक्सर सिटी से बाहर आना जाना होगा, जिसके लिए एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। तब भी उनकी माँ तैयार होती हैं। अब इशरत जहाँ काम करना स्टार्ट कर देती है और अक्सर सिटी से बाहर आना जाना रहता है, पैसे वगैरह उसको एक्स्ट्रा मिलते हैं। एक बार 2300 रुपए अपनी माँ को भी देती है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब वो बिना बताए अपनी माँ को जावेद के साथ घर से काम के सिलसिले में निकलती है। अब ये जो 3000 रुपए थे वो इशरत और इशरत माँ के ऊपर भारी पड़ने वाले थे। अब जब वो घर से निकलती है तो लगभग 11 बजे के आसपास कॉल करती है और बताती है कि काम के सिलसिले में मैं जावेद के साथ आई हूँ। बट ये उसकी माँ को आखिरी कॉल थी। इसके बाद उसकी माँ कई बार जावेद को कॉल करती है, इशरत को कॉल करती हैं, राशिद को कॉल करती है, बट कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता। इधर इशरत की माँ बहुत ज्यादा टेंशन में थी। उधर जम्मू एंड कश्मीर में पुलिस एक ऑपरेशन में लगी थी जो लश्कर ए तैयबा के एक ऑपरेटर ईशान इलाही को मार दिया गया था। उसके पेट से एक लेटर मिला। ये लेटर मिलने के बाद आईबी पूरी तरीके से सख्ते में आ गई। इस लेटर में जो भी चीजें थी, जो भी लिखा था, उस पर हम आगे बात करेंगे डिटेल से। लेकिन ये लेटर मिलते ही जो आईबी थी उसने गुजरात स्टेट आईबी को ये लेटर भेज दिया था। इसमें जो इनपुट था वो ये था कि जो कुछ टॉप क्लास के जो लीडर्स हैं बीजेपी के, उनको जो है मारने की प्लानिंग थी। बात ये थी कि आडवाणी 2004 के इलेक्शन के बाद अगर बीजेपी जीत जाती तो अपने वोटर्स को थैंक्स करने के लिए एक रथ यात्रा निकालने वाली थी और ये पब्लिक हो चुका था। उसी दौरान नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी को मारने की प्लानिंग हुई थी। अब आईबी को जो इनपुट मिला था वो और रिस्पेक्टिव एजेंसीज को अलग अलग स्टेट में भेज दिया जाता है ताकि इस पर अच्छे से वर्क हो सके। अब अटैक किस पर होगा ये पता था, बट होगा कैसे इसका कोई आइडिया नहीं था। डेट आती है 14 जून 2004 के। इसी दिन रियल गेम स्टार्ट होता है। इस दिन रात 11 बजे के आसपास गुजरात पुलिस डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच डीसीबी ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर पीपी पांडे, उनके पास एक सीक्रेट सोर्स से एक कॉल आती है जिसमें बताया गया कि एलएटी के यानी कि लश्कर ए तैयबा के पाकिस्तानी फिदाइन ब्लू इंडिका कार से, जिसका नंबर है
02JA4786। उसमें कुछ वेपन्स हैं, एक्सप्लोजिव वगैरह है। उसके साथ में ये मुंबई, नासिक, सूरत होते हुए अहमदाबाद में इंटर करेंगे और लगभग नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि 15 जून को वो अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। अब जब ये पता चला तो एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस CBI मिस्टर DG बंजारा एक मीटिंग करते हैं, टीम्स बनाते हैं। अब ये टीम उस एरिया में पहुंच जाती है और वेट करती है कि वो कार आए और उन लोगों को पकड़ा जाए। फिर लगभग 4 बजे के पास सेम इंडिका कार उस रूट पर आती है। उस वक्त वहां टीम नंबर 1 मौजूद थी और रोड पर जो वो कार थी ब्लू इंडिका, वो बिना वजह के मुड़ना स्टार्ट हो जाती है। टीम नंबर 1 उसका पीछा करती है, बाकी की टीम जो थी वो भी वहां पर पहुंच जाती है और कार का पीछा करने लगती है। अब जब ये कार जो है करतारपुर वाटर पार्क के पास में थोड़ी सी स्पीड स्लो करती है तो टीम नंबर 1 जिसको लीड कर रहे थे MK आमीन, उसमें एक कमांडो थे मोहन नानजी भाई, वो जो है जो ये कार थी इंडिका कार, उसके लेफ्ट टायर पर एक फायरिंग कर देते हैं और कार डिसबैलेंस हो जाती है और डिवाइडर से जाकर टकरा जाती है। अब ये जो कार पर फायरिंग हुई, डिवाइडर से टकराई, ये सारे जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्हीं की वजह से इन सारे पुलिस वालों का जो करियर है पूरी तरीके से खराब हो गया था। अब जो कार में थे वो पुलिस पर AK-56 राइफल से लगातार फायरिंग करने लगते हैं। इधर पुलिस भी कई राउंड फायरिंग करती है। जब फायरिंग रुकती है तो पता चला कि ये 4 लोग थे। इनमें से जो 3 थे वो इंडिका कार के अंदर थे और एक जो है डिवाइडर के पास जो है पड़ा था। इन चारों की डेथ हो जाती है। जब पुलिस इस कार को चेक करती है तो जो पता चला वो ये था कि ड्राइविंग सीट पर जो DL है उसका, उस पे लिखा है जावेद गुलाम मोहम्मद शेख, और जो ड्राइविंग सीट के पास वाली सीट है उस पर एक लड़की बैठी है जिसकी कॉलेज ID से पता चला कि उस पर नाम लिखा है इशरत जहां। ये वही इशरत जहां है जो काम के सिलसिले में घर से निकली थी जावेद के साथ। अब जो 2 और थे उनकी ID निकाली गई तो पता चला कि एक का नाम अमजद अली है जिसका एड्रेस है हवेली दीवान तिलवाल डिस्ट्रिक्ट पंजाब पाकिस्तान। दूसरे का नाम है जिशान जौहर जो कलेरबाड़ी डिस्ट्रिक्ट गुजरनवाला पंजाब पाकिस्तान का रहने वाला था। अब जब कार चेक करी गई तो उसमें तुराया कंपनी का एक सैटेलाइट मिला, AK-56 राइफल मिली, 9mm पिस्टल, 30 नारियल, 17 kg सल्फर, यूरिया से बना एक्सप्लोजिव येलो पाउडर, एक नोकिया मॉडल नंबर 2100 और 2.5 लाख के आसपास सूटकेस में कैश मिला। सब होने के बाद सेम डे पर इन चारों की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल लगभग 3:30 बजे के आसपास भेज दी गई। उसके थोड़ी देर बाद पुलिस इंस्पेक्टर JG परमार अहमदाबाद के पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट फाइल करते हैं और मीडिया को सारी न्यूज देते हैं कि LAT के यानी लश्कर-ए-तैयबा के जो मेंबर हैं नारियल में एक्सप्लोजिव भर करके CM नरेंद्र मोदी को मारना चाहते थे और इनकाउंटर में इन चारों को मार दिया गया। अब पुलिस ने तो सब कुछ बता दिया बट कुछ चीजें इसमें झूठी निकलना स्टार्ट हो गई। फिर इंडिया की अब तक की सबसे बड़ी पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है जिसके बाद में सिर्फ गुजरात में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में हड़कंप मच गया और इंडिया में IAS IPS ऑफिसर्स का ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया। पुलिस को जेल जाना पड़ा और देश की 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने आ गई। अब इस पूरे केस की जो जांच थी वो सिरे से होनी थी। क्या सच में CM नरेंद्र मोदी को कोई मारना चाहता था या फिर गुजरात पुलिस ने यह फर्जी इनकाउंटर किया था। अब ये केस क्राइम ब्रांच की महिला ऑफिसर अपरक्षिता गुज्जर को दे दिया जाता है। ऐसे केसेस में NHRC भी अपनी तरफ से केस को इन्वेस्टिगेट करती है। यहाँ भी हुआ जो SDM के थ्रू होती है। यहाँ जो SDM की इंक्वायरी थी वो पूरे मामले में गेम चेंजर साबित होती है। अब इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है। अब इन 4 लोगों का जो नाम था वो सामने आ गया, स्पेशली इशरत जहां का। तो मुंबई के अंदर एक लोकल न्यूज़पेपर है, उसका पत्रकार जो है तुरंत इशरत के घर पहुंच गया और उसकी माँ से मिला और बोला मैं कॉलेज से आया हूँ इशरत के और मुझे एक फोटो चाहिए फॉर्म के लिए। उस टाइम इशरत की माँ को कोई आइडिया नहीं था कि हुआ क्या है, इसलिए वो फोटो जो है दे देती है। नेक्स्ट डे वो फोटो और केस न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाता है और जिसके बाद पूरे एरिया में ये बात फैल जाती है क्योंकि इससे पहले ये खबर मुंबई नहीं पहुंची थी। जिसके बाद पुलिस इशरत के घर पहुंच जाती है। गुजरात में बहुत सारे चीजें पहले से ही चल रही थी। गोधरा कांड हो चुका था, गुजरात दंगे हो चुके थे और गुजरात में उसी टाइम पर मल्टीपल इनकाउंटर्स भी चल रहे थे जिसमें पुलिस पर बार बार एलिगेशन लगाया जा रहा था कि ये ज्यादातर इनकाउंटर फर्जी कर रहे हैं और ये एलिगेशन भी ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा लगाया जा रहा था और ये भी कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी को मारने के पीछे गोधरा कांड और गुजरात दंगों से जुड़े हुए लोग हैं। अब ये फर्जी इनकाउंटर का एलिगेशन इसलिए था, इसके रीजंस थे बिकॉज
ज्यादातर जो इनकाउंटर्स थे वो मॉर्निंग के टाइम पर थे। दूसरी चीज, पुलिस वालों को कभी भी कोई बुलेट नहीं लगी। अब ये दो एंगल थे, एक तो फर्जी इनकाउंटर का, दूसरा नरेंद्र मोदी से बदला लेने का। इसी कारण इस इनकाउंटर को फर्जी कहा गया और ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले इशरत जहां के घर पहुंच जाते हैं। जहां पहले से काफी भीड़ थी, उसी टाइम समाजवादी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट अबू आजमी कहते हैं कि इस मामले में सीबीआई इंक्वायरी करवानी चाहिए और इशरत की मां को 1 लाख रुपए का चेक देते हैं वसंत दावेकर, जो एनसीपी के थे, और मोदी और बीजेपी के अगेंस्ट जमकर नारेबाजी होती है। Well, until now it appeared that the CBI's massive 1500-page charge sheet in the Ishrat Jahan encounter case had no reference at all. It refers to the fact that the Chief Minister and the Home Minister may have given their endorsement. इंडिया में इशरत जहां को जस्टिस दिलाने के लिए जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे थे। तभी 15 जुलाई 2004 को लश्कर-ए-तैयबा के लाहौर बेस्ड माउथ पीस गजवाए टाइम्स में इशरत को एलईटी का मेंबर बता करके शहीद घोषित कर दिया जाता है। जब ये होता है तो इंडिया में जो चीजें थी वो सारी पलट जाती हैं और एनसीपी लीडर वसंत दावेकर जो 1 लाख का चेक जो है इशरत की मां को देते हैं वो उन्हें वापस लेना पड़ता है। लेकिन इशरत की मां तब भी यही कहती हैं कि इशरत टेररिस्ट नहीं है, इसलिए वो 11 अगस्त 2004 को हाई कोर्ट में स्पेशल क्रिमिनल एप्लीकेशन नंबर 8225 फाइल करती हैं, जिसमें वो डिमांड रखती हैं कि इनकाउंटर फेक है और सीबीआई को इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। बाकी एसडीएम की जो जांच थी वो पहले से ही चल रही थी। उस टाइम गुजरात में 2003 से 2005 के बीच में 150 इनकाउंटर हो चुके थे, जिसमें कहा जा रहा था कि ये फेक इनकाउंटर थे। ज्यादातर इनकाउंटर मॉर्निंग में हुए थे, सब में कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी, आम जनता भी सच जानना चाहती थी और सेम टाइम पर शराबुद्दीन इनकाउंटर भी हुआ था। इसमें वही ऑफिसर शामिल थे जो इशरत केस में शामिल थे, डीजी बंजारा, एनके आमीन, राजकुमार, इसलिए इसके फेक इनकाउंटर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज ये भी थी कि शराबुद्दीन इनकाउंटर में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि ये इनकाउंटर फेक हुआ है और ये सारे ऑफिसर्स जो इशरत जहां केस में थे उन्हें शराबुद्दीन केस के मामले में 10-10 लाख का जुर्माना पड़ता है, 7 महीने जेल जाना पड़ता है और इसी मामले में गुजरात के होम मिनिस्टर अमित शाह को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। तो गठवा सत्य का ही विजय होता है। अब इशरत की मां को यकीन हो जाता है कि ये जो गुजरात पुलिस ने इनकाउंटर किया है ये फेक है। इस पूरे मामले में 2 चीजें साथ में चलती हैं। पहला ये कि नरेंद्र मोदी को एलईटी मेंबर मारना चाहते थे, ये तो क्लियर था। दूसरा ये कि इन 4 लोगों का जो इनकाउंटर हुआ था ये फेक है या नहीं, इस पर हम बात करने वाले हैं। अब जो शराबुद्दीन का जो मामला था वो जब सामने आता है तो जो एलईटी लश्कर-ए-तैयबा जिसने पहले कहा था कि जो इशरत जहां है वो शहीद हैं, उनको अपना मेंबर बताया था, वो इस बात से पीछे हट जाता है और वो कहता है कि हमने गलती से ये बोल दिया कि इशरत जहां शहीद है और हमारी मेंबर है। और एलईटी लश्कर-ए-तैयबा माफी भी मांगता है इशरत जहां की मां से और इंडियन से। अब इशरत जहां का जो ये केस था वो गुजरात हाई कोर्ट में पहुंच जाता है। हाई कोर्ट 2009 में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी उस टाइम सत्ता में कांग्रेस थी, उसको एक नोटिस भेजती है और कहती है कि सारी इंटेलिजेंस एजेंसी से कोऑर्डिनेट करो और एक एफिडेविट सबमिट करने के लिए कहती है। जैसे मैंने पहले बताया कि सेंट्रल में कांग्रेस थी और होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम थे। इन्होंने ये वर्क अपने पर्सनल सेक्रेटरी आरवीएस मनी को सौंप दिया। पी चिदम्बरम का ये फाइल अपने सेक्रेटरी को हैंडओवर करना उन पर बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला था। उधर आरवीएस मनी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। उसी बेसिस पर एक एफिडेविट तैयार भी कर लिया जिसमें जो चीजें सामने आती हैं उससे पूरा भारत सन्न रह गया, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी। इन 4 लोगों का जो इनकाउंटर हुआ, जो 4 लोग मारे गए, वो बीजेपी के टॉप लीडर्स को मारने के लिए आए थे। ये चारों एलईटी के मेंबर थे। इसमें जो जावेद था उसके बारे में पता चला कि एलईटी से मिला था और यही नरेंद्र मोदी को मारने का प्लान बनाया था। इशरत को पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने में यूज किया जा रहा था। जावेद इशरत को अपनी वाइफ बना करके लखनऊ, बनारस और कई सिटी में कई होटल्स में रुक रहा था। जब पुलिस जावेद के घर गई तो पता चला कि इसका कोई परफ्यूम का काम नहीं था, बल्कि एक्सप्लोजिव बनाता था, गन्स बनाता था। साथ में बीजेपी के लीडर्स के कोर्ट नेम भी लिखे मिले और ये रिपोर्ट काफी कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट थी, बट पी चिदम्बरम ने इस पे साइन किए और अहमदाबाद भेजने के लिए कह दिया। कांग्रेस को ये बात काफी लेट समझ में आई कि अगर ये रिपोर्ट फाइल हो जाती है तो इसमें उन्हीं
उन्हीं का नुकसान है। मैं इस सीरीज में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहती हूँ कि जो भी मैं इस सीरीज में कह रही हूँ या कह चुकी हूँ वो सब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मौजूद है या फिर आपको सर्च में मिल जाएगी। इसमें मैं अपने पास से कुछ भी नहीं कह रही हूँ। उधर आरवीएस मनी इस एफिडेविट को फाइल करने के लिए पहुंच जाते हैं। उनसे कहा जाता है कि जो है टाइम निकल चुका है और ये रिपोर्ट फाइल नहीं हो सकती। अब आरवीएस से ये भी कहा जाता है कि जो होम मिनिस्ट्री है उसने इस रिपोर्ट को फाइल नहीं करने के लिए कहा है, साथ में इस रिपोर्ट को वापस मंगवाया है। अब जिन पुलिस वालों पर फर्जी इनकाउंटर का केस चल रहा था वो चाहते थे कि कुछ भी करके ये रिपोर्ट फाइल हो जानी चाहिए, बिकॉज अगर ऐसा होता है तो वो लोग बच जाएंगे। अब इस रिपोर्ट को फाइल करने के लिए एक लॉयर की जरूरत थी। जो आरवीएस मनी के लॉयर थे वो मिस्टर अभिचंदानी थे। ऐसे में एक कॉल रिकॉर्डिंग जो है लीक हो जाती है जिसमें जीएल सिंघल और पीपी पांडे बात करते हैं कि कुछ भी करके अगर ये एफिडेविट फाइल होती है तो जो अभिचंदानी है, जो लॉयर हैं, उनको हाई कोर्ट का जज बना दिया जाएगा। और ये उसकी कॉल रिकॉर्डिंग है। सर नमस्कार जी, मीटिंग में हाँ सर बाहर आ सर जी भिचंदानी वालों सही जी जी सर काले के आवे थे नंबर सर्टिफिकेट में थे एफिडेविट साइन करवाना। राइट राइट सर राइट भिचंदानी के सारे रिपोर्ट करो फिर मैं अपने जी जी कोशिश करता हूँ हाई कोर्ट को बनाऊँ। राइट राइट सर वो हो गया सर। जैसे तैसे करके ये रिपोर्ट तो फाइल हो जाती है बट कांग्रेस इससे बिल्कुल खुश नहीं थी। वहीं गुजरात सरकार को इससे बहुत बड़ा फायदा होता है क्योंकि जो एलिगेशन फेक इनकाउंटर का लग रहा था वो हट जाता है। उसके बाद जब भी कांग्रेस सरकार ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी ने भी ये कहा कि ये इनकाउंटर फेक है तो बीजेपी सरकार ने सीधे सीधे ये एफिडेविट का हवाला दे दिया कि ये जांच आपने कराई जिसमें आपने क्लियर ये बताया है कि ये इनकाउंटर फेक नहीं थे। अब आपको लग रहा होगा कि सब कुछ तो क्लियर हो गया कि ये इनकाउंटर फेक नहीं है, नरेंद्र मोदी को वो मारना चाहते थे। लेकिन मैंने शुरुआत में ही कहा था कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अपनी अलग से जांच करा रही थी जो एसपी तमांग को हैंडओवर करी गई थी। तमांग ने सीआरपीसी की धारा 176 के अंडर ये रिपोर्ट बनाई थी। नेक्स्ट 25 डेज तक वर्क किया और वर्क करने के बाद में 243 पेजेस की एक रिपोर्ट पेश करी जिसने पूरे भारत में भूचाल ला दिया। एसपी तमांग ने कहा कि मैंने सिरे से इन्वेस्टिगेशन किया है और हमें नहीं पता कि ये 4 लोग लश्कर के मेंबर हैं या नहीं, बट ये क्लियर है कि ये इनकाउंटर 100% फेक है। एसपी तमांग ने कई रीजन दिए थे जिसमें पहला था कि पुलिस ने बताया कि जो कार थी वो जाकर डिवाइडर से टकरा जाती है और जो टायर पर गोली मारी जाती है, ये गलत था। पुलिस का कहना है कि AK-56 से पुलिस पर अटैक हुआ था बट ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि एक भी कारतूस वहां से नहीं मिला। हैंड शॉट टेस्ट होता है जब उन चारों का, जिसमें ये पता चलता है कि किसी बंदे ने मरने से पहले गन का यूज किया है कि नहीं, तो उसमें पता चलता है कि उन लोगों ने मरने से पहले गन चलाई ही नहीं। पुलिस ने कहा कि हमने गोली दूर से मारी थी बट जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि उनकी बॉडी में जो गोली है उसका एंट्री साइज 1.5 है जो छोटा है और एग्जिट पॉइंट 3.5 है, यानी गोली बिल्कुल पास से मारी गई। इनकाउंटर में अक्सर जो गोली होती है वो आमने सामने से चलती है पर यहाँ पर उल्टा था, गोली ऊपर से मारी गई थी चारों को। इनके शरीर से AK-56 बुलेट मिली जो पुलिस ने कहा कि ये गन आतंकवादियों की थी, तो क्या आतंकवादियों ने अपने आप को अपनी ही गन से मार दिया? इसके बाद एसपी तमांग, डीजी बंजारा, जीएल सिंघल, एसपी एनके आमीन ऐसे 20 से ज्यादा ऑफिसर्स पर फेक इनकाउंटर का इल्जाम लग जाता है। ये सब होते ही बीजेपी और गुजरात गवर्नमेंट पूरी तरीके से शॉक में चली जाती है। गुजरात गवर्नमेंट 2 दिन के अंदर ही गुजरात हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करती है और कहती है कि एसपी तमांग ने अपने राइट्स के बाहर जाकर के काम किया है और इन्हें सीआरपीसी की धारा 176 के तहत सिर्फ ये पता करना था कि डेथ का रीजन क्या है और इन्होंने बाहर जाकर काम किया है, इसलिए ये जो रिपोर्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस रिपोर्ट को बैन कर दिया गया। लेकिन तब तक जो रियलिटी थी वो बाहर आ चुकी थी। गुजरात और गुजरात गवर्नमेंट को, गुजरात पुलिस को जमकर क्रिटिसाइज किया जा रहा था। तभी कांग्रेस ने गुजरात हाई कोर्ट में दूसरी एफिडेविट सबमिट करी और कहा कि जो पहली रिपोर्ट थी तब तक तमांग रिपोर्ट नहीं आई थी और ये जो दूसरी एफिडेविट है ये तमांग रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई है। लेकिन इस रिपोर्ट पर खास बात ये थी कि जो इशरत जहां को लश्कर का मेंबर बताया गया उस लाइन को पूरी तरीके से साफ ही कर दिया गया। उसके बाद 11 जून 2010 को एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया जब NIA 26/11 के मास्टरमाइंड डेविड हेडली से वीडियो कॉलिंग पर बात करते हैं। अब ये जो डेविड हेडली है ये अमेरिका की जेल में बंद है और इस बात के दौरान
जो हेडली है वो बताता है कि 2005 में LAT मेंबर जाकिर रहमान लखवी ने मुझे मुजम्मिल भट्ट से मिलवाया था। उस टाइम वो लोग किसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे जिसका नाम इशरत जहां था। अब NIA जो है डेविड हेडली से बात करके एक रिपोर्ट बनाती है, होम मिनिस्ट्री भेजती है। बाद में RVS मनी ने अपनी एक बुक लॉन्च करी थी जिसमें मेंशन किया था कि इंस्पेक्टर जनरल बेहरा ने उस पेज को डिलीट कर दिया जहां पर लिखा था कि इशरत जहां LAT मेंबर है और उसे कांग्रेस ने करवाया था। और ये चीजें ओपन हुई, बाद में मीडिया में भी आया कि पी चिदम्बरम ने ऐसा करवाया था, बट ज्यादा दिन तक सच छिपता नहीं। और 25 जून को US एम्बेसी का जो मेंबर है डैनियल C. क्लैग, उनका एक लेटर जो है लीक हो जाता है जहां डेविड हेडली की बात लिखी थी कि इशरत जहां LAT मेंबर है, और पूरे भारत में ये लेटर फैल जाता है और कंफर्म हो जाता है कि इशरत जहां लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करती थी। अब बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे से भिड़ जाती हैं, जमकर एक दूसरे पर एलिगेशन लगाती हैं। लेकिन अगर ऐसा चलता रहा तो फाइनल डिसीजन तो आने से रहा। उसके बाद में 3 लोग, कांग्रेस, बीजेपी और शमीमा कौशर, ये डिसाइड करते हैं कि एक SIT का गठन होगा। अपने अपने मेंबर को ये लोग डालेंगे जो पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे, जिसमें बीजेपी की तरफ से मोहन झा, इशरत की जो माँ थी उनकी तरफ से सतीश वर्मा और कांग्रेस की तरफ से करनैल सिंह आते हैं। अब ये जो करनैल सिंह थे यही SIT के चीफ बनाए गए। अब इन तीनों को अपनी अपनी रिपोर्ट बनानी थी, पेश करनी थी, बट प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी SIT का चेयरमैन नहीं बनना चाहता था। रीजन यह था कि अगर कुछ भी मिसिंग हुआ, कोई प्रॉब्लम आई, तो तलवार हमेशा चेयरमैन पर ही अटकेगी। इसलिए करनैल सिंह ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी और कहा कि मैं मिजोरम में पोस्टेड हूँ और मुझे इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम आ रही है। फिर सत्यपाल सिंह को चेयरमैन बनाया गया। उन पर चारों तरफ से प्रेशर जब पड़ने लगा तो उन्होंने कहा कि गुजराती लैंग्वेज में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए वो SIT से हट जाते हैं। नेक्स्ट JV रमाडू को जो है चेयरमैन बनाया गया। उन्होंने कहा मुझे फेशियल सर्जरी हुई है जिसकी वजह से मुझे बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, और वो भी इस SIT से हट जाते हैं। कुल मिलाकर कोई भी मेंबर इंडिया में SIT का चेयरमैन बनने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर अचानक CISF ADG RR वर्मा अपनी तरफ से आते हैं और कहते हैं कि उनको SIT का चेयरमैन बनना है। लेकिन सब सोच में पड़ रहे थे कि जहां कोई भी चेयरमैन बनने के लिए तैयार नहीं है वहां ये क्यों बनना चाह रहे हैं। बाद में पता चला कि कांग्रेस ने RR वर्मा से नेगोशिएट किया था कि तुम चेयरमैन बन जाओ और हमारे अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट तैयार करो। ऐसे में जो तुम्हारे सन इन लॉ है, यानी कि RR वर्मा के जो सन इन लॉ है जो बिहार में है और उनके ऊपर एक केस चल रहा था, उस केस को हम रफा दफा करा देंगे। और ये होता भी है। जैसे ही ये चेयरमैन बनते हैं उसके कुछ टाइम बाद बिहार में वो केस क्लोज हो जाता है। इसमें उन सब ऑफिसर्स को सजा मिल रही थी जो किसी भी पार्टी के अगेंस्ट कोई रिपोर्ट बनाते थे। उसके बाद कोर्ट भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और जो पूरा मामला था वो CBI को हैंड ओवर कर दिया जाता है। बीजेपी गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती थी कि इस केस को CBI को हैंड ओवर किया जाए। रीजन काफी क्लियर थे कि अगर ऐसा होता है तो जो सेंट्रल में कांग्रेस है वो अपने अकॉर्डिंग जो है ये रिपोर्ट तैयार करेगी। बीजेपी ने ये भी मेंशन किया था कि CBI पैनल में जो जज हैं उसमें एक अभिलाषा कुमारी थी जो कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश के CM वीरभद्र सिंह की बेटी थी। इसलिए बीजेपी इसका अपोजिशन करती है, बट इस केस को CBI को हैंड ओवर किया जाता है और CBI इसको इन्वेस्टिगेट करती है। CBI सबसे पहले GL सिंघल के घर गई, उन्हें अरेस्ट करती है। देन उनके घर से एक पेन ड्राइव मिली जिसमें 9 लोगों की एक मीटिंग थी जहां ये पता चला कि उन लोगों ने इशरत जहां केस को रोकने के लिए एक प्लानिंग करी थी। इसमें नरेंद्र मोदी के सेक्रेटरी गिरीश मुर्मू का भी नाम आया था। बड़ा बवाल हुआ था उस टाइम। फिर सारी जांच के बाद में CBI एक चार्जशीट बनाती है जहां ये कंफर्म हो गया कि ये इनकाउंटर फेक है और गुजरात पुलिस के 7 ऑफिसर्स इस पूरे मैटर में फंस जाते हैं। उसके बाद CBI ये कंफर्म करती है कि नरेंद्र मोदी को सच में लश्कर-ए-तैयबा के लोग मारना चाहते थे। इसमें और भी बीजेपी के टॉप लीडर शामिल थे। उसके बाद CBI ये बताती है कि ये प्लान हुआ कैसे था। बात ये थी कि जम्मू एंड कश्मीर में LAT मेंबर एहसान इलाही, जो मैंने पहले बताया था जिसको मारा गया था इनकाउंटर में, उसके पेट से एक लेटर मिला था। जब सारे लिंक कनेक्ट किए गए तो पता चला कि बाबरी मस्जिद और गोधरा कांड का बदला लेने के लिए ये लोग नरेंद्र मोदी को मारना चाहते थे। तो बात ये थी कि 2004 में अगर बीजेपी इलेक्शन जीत जाती है तो एक रथ यात्रा निकालती जिसमें LK आडवाणी और नरेंद्र मोदी मौजूद होते। उसी दौरान इन दोनों को मारने की साजिश हुई थी। यहाँ मुजम्मिल भट्ट ने जावेद को इंडिया भेजा स्लीपर सेल बना करके और कुछ प्लान्स वगैरह दिए थे, तुराया कंपनी का फोन, सैटेलाइट
और 2-3 फोन एक्स्ट्रा थे, 25 लाख रुपए थे। इसमें जो बीजेपी लीडर्स थे उनका कोडवर्ड दिया गया था ताकि फोन से जब कम्युनिकेशन हो तो कोई भी चीज रिवील ना हो, जिसमें नरेंद्र मोदी का नाम मुबारक था, दिल्ली को मायका कहा गया और अहमदाबाद को ससुराल कहा गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सेम टाइम पर मुजम्मिल भट्ट ने 13 टेररिस्ट को एंट्री दिलाई थी, जिसमें जिशान इलाही भी था। ये इलाही इनकाउंटर में मारा गया। इसके पेट से एक लेटर मिला। ये लेटर तुरंत गुजरात भेज दिया जाता है क्योंकि उसमें क्लियर था कि वो लोग नरेंद्र मोदी को मारना चाहते थे और नरेंद्र मोदी उस टाइम गुजरात के सीएम थे। गुजरात एसआईबी को जब ये पता चला कि 13 लोगों में एक जिशान जोहर है, वो अहमदाबाद के गोटा हाउसिंग फ्लैट नंबर 164-165 में रुकेगा, इसलिए एसआईबी ने इस रूम में पहले से ही माइक्रोफोन्स कैमरास लगा दिया था। बगल के जो फ्लैट था उसको खरीद लिया और सब स्टेशन बना दिया। अब चाहती तो जिशान को तुरंत पकड़ सकती थी, बट रीजन ये था कि अभी सारी डिटेल निकलवानी बाकी थी। अब पुलिस अपने सब स्टेशन से सब कुछ ट्रैक कर रही थी। उसे पता था कि जिशान किससे मिलता है, किससे बात करता है। उधर जावेद इशरत को हायर करता है और लखनऊ लेकर जाता है। 5 मई 2004 को होटल महजबीन इंटरनेशनल में रुकते हैं नाम बदलकर। उसके अगले दिन यानी कि 6 मई को जो जावेद था वो फैजाबाद जाता है और मिराज नाम के बंदे से बात करता है और 15 से 20 हजार में एक गन अरेंज करता है। बाद में इन्वेस्टिगेशन में मिराज की वाइफ ने कहा भी था कि जावेद यहाँ आया था, ये दोनों छत पर जाकर फोन से बात कर रहे थे सैटेलाइट से। एसआईबी को ये सारी जानकारी हो रही थी। अब इनका जो प्लान था कि बीजेपी जीत जाएगी, रथ यात्रा निकालेगी और अपने वोटर्स को जब बधाई देने के लिए आगे आएगी, उस टाइम नरेंद्र मोदी और आडवाणी को मार देना है। लेकिन बीजेपी उस इलेक्शन में हार जाती है और रिजल्ट के दिन जावेद मुजम्मिल को कॉल करता है और कोड वर्ड में बात करता है कि लाला का बिजनेस चौपट हो गया है, जल्दी ससुराल आए, ऐसा नहीं लगता है और उसका काम मायके में करना पड़ेगा। पर मुबारक हाजिर है और उसका काम अभी हो सकता है। मुबारक मीन्स जो है नरेंद्र मोदी और लाला मीन्स आडवाणी। अब लश्कर तैयबा एक प्लान बनाता है जिसके अकॉर्डिंग जावेद और अतीक इकबाल ये मिलते हैं दोनों और ये कार खरीदने के लिए जाते हैं, जहां ब्लू इंडिका 1.5 लाख में ये परचेस करते हैं। अब एलईटी की तरफ से एक टास्क मिलता है इन लोगों को कि सीएम नरेंद्र मोदी का जो रेजिडेंस है उसकी रेकी करनी है। फिर जावेद इशरत को लेकर अहमदाबाद पहुंच जाता है और वहां राज पैलेस होटल में जावेद जो है राजेश बनकर और इशरत गीता बनकर रुकते हैं। दूसरी तरफ पुलिस को जिशान जोहर के जरिए सारी न्यूज मिल रही थी। तभी एसआईबी समझ चुकी थी कि जितनी जानकारी मिलनी थी वो मिल चुकी है। अब इन्हें अरेस्ट करते हैं। सबसे पहले पुलिस अमजद अली को अरेस्ट करती है। इसके पास से सैटेलाइट और कुछ पैसे मिलते हैं। अब अमजद को ना ही पुलिस स्टेशन ले जाया गया और ना ही ऑन रिकॉर्ड कुछ भी दिखाया गया। ईशान और जावेद को कोई आइडिया ही नहीं था कि अमजद पकड़ा जा चुका है। इधर अमजद को कोबा सर्कल के अरहान फार्म हाउस पर ले जाया जाता है। उधर जावेद इशरत को लेकर अहमदाबाद आ रहा था और ये चीजें पुलिस ऑफिसर्स को पता थी। राजेंद्र कुमार अपने घर पर एक मीटिंग करते हैं जिसमें जीएल सिंघल और एनके आमीन होते हैं। राजेंद्र कुमार कहते भी हैं कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, अब इन 2 को अरेस्ट करना है, वो भी अहमदाबाद पहुंचने से पहले। अब ये लोग उन्हें पकड़ने के लिए अहमदाबाद से पहले वसंत विहार टोल प्लाजा पर पहुंच जाते हैं। उधर जावेद और इशरत अहमदाबाद से आ रहे थे। ये जो लोग थे जब टोल प्लाजा पर पहुंचते हैं तो एनके आमीन जावेद को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और इन्हें अरेस्ट कर अपने जीप में बैठा लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे अमजद अली को ऑन रिकॉर्ड नहीं दिखाया गया, पुलिस स्टेशन नहीं ले जाया गया, उसी तरीके से जावेद और इशरत के साथ भी होता है। इन दोनों को एक सीक्रेट जगह है अहमदाबाद में, वैष्णो देवी रोड कोडियार फार्म हाउस, वहां ले जाया जाता है। वहां जो माली वगैरह थे उनकी छुट्टी हो जाती है। अब ये जो फार्म हाउस था उसे भी सिक्योर कर लिया गया, सबकी एंट्री वहां पर बंद हो जाती है। 13 जून 2004 को आखिरी बंदा था जिशान जोहर, उसे भी पुलिस अरेस्ट करती है और जावेद और इशरत जहां होते हैं कोडियार में, वहीं उसको ले जाकर के रख दिया जाता है। इसमें जो 3 लोग थे जावेद, जिशान और इशरत, वो एक जगह थे और अमजद अली दूसरी जगह पर थे। उसके बाद सेम डे पर प्लान बनाया जाता है कि इन चारों को मारना कैसे है। एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है जिसमें लिखा जाता है कि कब और कहां मारना है, लेकिन फायरिंग कितनी होगी उस जगह को छोड़ दिया जाता है ताकि जब मार दिया जाए तो वो जगह भी भर दी जाए और सारी चीजें एक्यूरेट रहे। इसके बाद सारे ऑफिसर्स डीजी बंजारा से मिलते हैं
बंजारा उन लोगों को उनका रोल समझाते हैं, किसको क्या करना है। अब जिशान, इशरत और जावेद को हाथ में रस्सी बांधकर उन्हीं की ब्लू इंडिका कार में बैठाकर निकाल दिया जाता है। अब ये जो ब्लू इंडिका कार थी जिसमें जावेद, इशरत और जिशान बैठे थे, उस कार को करतारपुर वाटर पार्क रोड के डिवाइडर के पास खड़ा कर दिया जाता है। उधर से जो अमजद अली था उसे भी लेकर आया जाता है, उसको इंडिका कार के बाहर डिवाइडर के पास खड़ा कर दिया जाता है। मतलब अब ये चारों एक ही लोकेशन पर मौजूद थे। फिर जावेद को ड्राइविंग सीट पर, इशरत को उसकी बगल वाली सीट पर और जिशान को पीछे बैठाया जाता है। और अमजद तो पहले से ही डिवाइडर के पास खड़ा था और पुलिस इन चारों पर फायरिंग करती है। जब ये चारों मर जाते हैं तो इनके हाथ में हथियार रखे जाते हैं, इनका सामान रखा जाता है और ये ऑपरेशन 15 जून 2004 को खत्म हो जाता है। जब सीबीआई चार्जशीट फाइल करती है तो सारे ऑफिसर अरेस्ट हो जाते हैं। वंजारा रिजाइन कर देते हैं अपने पद से। अब यहाँ पर ऑन ड्यूटी कोई ऑफिसर कुछ भी करता है तो सबसे पहले स्टेट से प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट से सीआरपीसी की धारा 197 के तहत परमिशन लेनी होती है। लेकिन उसी टाइम पर 16 मई 2014 को बीजेपी सेंटर में आ जाती है और गुजरात में बीजेपी पहले से ही थी और ये जो परमिशन थी गवर्नमेंट देती ही नहीं है। तब जाकर ये पुलिस वाले छूट पाते हैं और इशरत की माँ केस वापस लेती हैं और ये केस हमेशा के लिए क्लोज हो जाता है। मुझे पूरी सीरीज में पर्सनली एक चीज बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रही थी, वो ये कि एज ए इंडियन हम चाहते हैं कि हमारे देश में टेरर अटैक ना हो, बट ऐसा होता नहीं है। 26/11 हमारे सामने आया जिसमें हजारों लोगों को मार दिया गया, हजारों परिवार बर्बाद हो गए। उसके बाद हम पुलिस पर एलिगेशन लगाते हैं कि पुलिस करती क्या है, आतंकवादियों को पहले क्यों नहीं मार देती है, पहले कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है। ये एलिगेशन हम लगाते रहते हैं। लेकिन गुजरात के अंदर वही पुलिस जब हीरो जैसा काम करती है, देश के सीएम को बचाती है, टॉप क्लास की पार्टी के टॉप लीडर्स को बचाती है, तो उन्हीं पुलिस वालों को जो हीरो थे, जिन्हें सम्मान मिलना था, उनको जेल में भर दिया गया, उनकी लाइफ स्पॉइल कर दी गई। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई घटना के साथ नेक्स्ट सीरीज में।